जय हिंद, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर बात करूं कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं साथियों, तो हम एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल को लेकर के चल रहे हैं। ध्यान रखना, जो कि इसके बाद आपकी तैयारी होगी यूपी कांस्टेबल की, जो कि इसके बाद जो आने वाली है भर्ती वो आएगी यूपी कांस्टेबल की। लिख लेना साथियों, एकदम तरीके से लिख लेना। जनवरी में, लास्ट जनवरी तक यूपी कांस्टेबल की भर्ती 2023 में आ जाएगी, एकदम लिख लेना। बाकी अब क्या हो जाए, क्या निर्णय हो जाए सरकार का, अब वो आप सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा जाना जा रहा है कि यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी वो जनवरी के लास्ट तक आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल के ज़रिए आप कहीं भी जा सकते हैं। इस आर्टिकल के ज़रिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना, ये आर्टिकल आपको अधिक से अधिक एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले से बताए दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि हमको आर्टिकल 32 बताता है, अनुच्छेद 32 बताता है। इसमें आप समझिए साथियों, अगर इसके बारे में ना समझते हो तो इसमें क्या करती है, इसमें जो सरकार जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट जो होगी, वो आपको जारी करती है। क्या जारी करती है? रिट जारी करती है। रिट क्या होता है बच्चा? तो रिट होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। तो रिट आपको जारी करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। और ये रिट बहुत ही खतरनाक होते हैं। खतरनाक का मतलब ये होता है कि आप भी बेवजह किसी को सता भी नहीं सकते। ये आपको मूल अधिकार का संपूर्ण ढंग से बताएंगे कि ये जो रिट होंगे, आपको ये रिट जो पढ़ना है ये आपको 5 पार्टों में पढ़ना है। रिट जो होंगे, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट, जिसके जरिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो 5 प्रकार की हमको ये पाबंदियां देता है, मतलब 5 प्रकार की बातें बताता है। रिट का मतलब समझ लीजिए, जो आपका होता है आदेश, जो कि जारी करता है। क्या जारी करता है? ये आपको कोई भी कानून होगा या कोई भी न्याय होगा, उसके बारे में ये आपको रिट जारी करता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ये चीज जारी करता है। ध्यान रखना, इसके बारे में अगर बात करें कि बेटा क्वेश्चन सबके दिमाग में ये भी उठ रहे होंगे कि हाई कोर्ट भी जारी कर देता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 226 आर्टिकल 226 के तहत इसको जारी करता है। ध्यान रखना, किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 को लागू करके तब ये रिट जारी करता है। कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट से पहले अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बिना 226 अनुच्छेद का पालन किए हुए अनुच्छेद क्या कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट जो होगा ये जारी कर सकता है। हाई कोर्ट केवल 226 का उपयोग करके तब रिट जारी करेगा। ध्यान रखना, हाई कोर्ट क्या करेगा? 226 अनुच्छेद का प्रयोग करके रिट जारी कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात तो बेटा समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम एक एक रिटों के बारे में चर्चा करें कि कौन कौन से रिट हैं। अगर एक एक रिटों के बारे में हम चर्चा करें कि कौन कौन से रिट हैं, तो पहला रिट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस देखिए साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है बेटा, अगर ध्यान से समझें कि इसके कुछ ऐसे वर्डों से ही हमको पता चल जाता है कि कुछ ये बंदी के बारे में बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? बंदी के बारे में बता रहा होगा। पहले वर्ड के बारे में समझिए। संविधान पढ़ने से पहले आप अपने ऊपर लागू करें, कोई भी चीज़ लागू करेंगे अपने ऊपर, अपने आप को एग्जाम्पल में समझेंगे, तब आपको संविधान समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ये बहुत ही फैक्ट बात है। ध्यान रखना, पहले आप अपने ऊपर लागू करें कि भैया ये ऐसा अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से मतलब हो सकता है, तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ यार ऐसा नहीं करना है, और वो बाद में वो चीज़ आप लागू भी करना शुरू भी कर देंगे। बेटा पढ़ने से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, उसको चीज़ को समझने से मतलब है। ध्यान रखना, कोई अगर आप एडवोकेट देखेंगे, वकील देखेंगे, तो क्या करता है कि पहले वो चीज़ समझता है। कोई चीज़ पढ़ करके आप समझिए, ग्रहण करिए, तब तो समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ में आएगा संविधान। अब देखिए, संविधान जो आपका रिट पहला होगा, आदेश जो पहला होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट से पहला आदेश है जो कि दिया जाता है,
मूल अधिकार के जरिए ये दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस की बात करें मित्रों, देखिए हबियस कॉर्पस क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि बंदी पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप अगर प्रतिबंध की बात करें कि भैया आप अगर आपको कोई पुलिस वाला, एग्जाम्पल में समझिए, कोई भी पुलिस वाला आपको अगर 24 घंटे अगर अपने कस्टडी में लिए रहता है, आपके अपने पास लिए रहता है या अपने जेल में अपने थाना में लिए रहता है, तो वो आपको केवल सुप्रीम कोर्ट, वो केवल जो सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि आपको केवल पुलिस वालों को 24 घंटे तक ही रखने का समय है। ध्यान रखना, 24 घंटे तक अपने पास में रखने का समय है थाने में, और उसके बाद 24 घंटे जैसे ही पहुंचे, 24 घंटे के पहले पहले आपको वो चीज़ क्या करना पड़ेगा, उस जो भी अपराधी है, जो भी इंसान है, जो भी अपराधी है, उसको पहुंचाना होगा। कहाँ पर पहुंचाना होगा बच्चा? तो उसको कोर्ट में उपस्थिति ज़रूरी है 24 घंटे के अंदर। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट, अगर वो 24 घंटे, ध्यान रखना, अगर वो कोई आपको पकड़ के ले गया या हमको पकड़ के ले गया, अगर वो 24 घंटे में अगर कोर्ट नहीं पहुंचा रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हायर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्या बता रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बता रहा है, जिसको आप हैबियस कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन लाइफ में सबको पकड़ के ले जाता है, सबको पकड़ के ले जाते हैं, देखने को सबको मिलता है, सबको पकड़ के ले जाते हैं। भाई कोई दो नहीं है, हमको भी पकड़ के ले गए, किसी को भी पकड़ के ले गए। देखो सबको, कोई भी जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो ये बात अपने आप में, मतलब बेटा समझना, ये बात अपने आप घर में भी बताइए कि साहिब जी, पापा मम्मी को, मतलब जो भी घर में ऐसे लोग हों जो कि लड़ाई झगड़े जो भी मैटर हो, तो उनको ये समझाइए कि भैया तुमको केवल 24 घंटे ही कस्टडी में। बेटा अगर ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो थाने जाने से पहले पहले आप थोड़ा जोश और जुनून में रहोगे, ठीक है ना, कि साला हमको क्या करेगा, थाने वाला क्या करेगा, हमको कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो थाने वाला, भाई आप अपराधी होंगे तब तो ठीक है, अगर आपको ऐसे पकड़ लिया तो वो बात अलग है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि भैया ये सीधा डायरेक्ट आदेश जारी करता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप सीधा 24 घंटे में, पुलिस वालों को ये अधिकार होता है कि 24 घंटे में वो सुव्यवस्थित एवं सुरूप से, मतलब सुसज्जित रूप से, आपको ना तो वो मारेंगे ना तो आपको कुछ करेंगे, सुव्यवस्थित रूप से आपको कहाँ पहुँचाना पड़ेगा पुलिस वालों को? उसको सीधा पहुँचाना पड़ेगा कोर्ट। उनको ना तो मारने का अधिकार है ना तो पीटने का अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है जी। अगर आपको मारे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हायर भी कर सकते हैं। अगर आपको 24 घंटे से पहले अगर कोर्ट नहीं पहुंचाया गया तब पे भी आप पहुंच सकते हैं। इसमें बेटा छुट्टियां नहीं जोड़ी जाती, ध्यान रखना, इसमें क्या नहीं जोड़ा जाता? छुट्टियां। अगर मान लीजिए बीच में छुट्टी पड़ गई, कोई त्यौहार पड़ गया और उसके पहले ही आपको उठा लिया गया, तो वो छुट्टियां नहीं काउंट की जाएंगी। 24 घंटे के अंदर वो छुट्टियां नहीं काउंट की जाएंगी, ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए परमादेश क्या होता है? परमादेश होता है, इसको भी एक कहते हैं आदेश। ये दूसरा रेट है आपका। आर्टिकल 32 सीधा बता रहा है कि आपको सीधा परमादेश का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप आदेश कर सकते हैं। आदेश का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या देती है? आदेश देती है और आपको आदेश देने का पूरा अधिकार है। आदेश का मतलब समझिए बेटा, अगर कोई बात है, मान लीजिए कि परमादेश मेंडेमस, क्या होता है? मेंडेमस परमादेश उसके ऊपर जारी होता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने कार्य किया, ध्यान से समझिए, कोई आपने कार्य किया, मान लीजिए कि कोई स्कूल वाला है, परमादेश का मतलब ये समझिए, मान लीजिए कोई स्कूल वाला है और स्कूल में कोई सिलेबस, सरकारी स्कूल है और सिलेबस क्या हो रहा है कि 2 साल में कंप्लीट हो रहा है। एग्जाम्पल समझिए, वो सिलेबस क्या कर रहा है, वहाँ का जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मैनेजर है, वो क्या कर रहा है कि कोई भी चीज़ का वो कितने साल में सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है? भैया 1 साल का सिलेबस तुम 2 साल में कंप्लीट करवा रहे हो। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। अगर कोई भी स्कूल का मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, किसका एग्जाम्पल लिया हूँ? स्कूल का मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि अगर कोई स्कूल वाला है, प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल है, और वो क्या कर रहा है कि सिलेबस 1 साल में कंप्लीट होना है, 1 साल में कंप्लीट होना है, उसको वो प्रिंसिपल क्या कर रहा है? 2 साल में कंप्लीट करवा रहा है। तो यहाँ पर लॉस किसका होगा? भैया जो स्टूडेंट होगा उसका लॉस होगा, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट जो होगा लॉस होगा। और अगर वही स्टूडेंट पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, अगर वही स्टूडेंट जो पहुंच जाए वो सुप्रीम कोर्ट कि सर ये लोग हमारा सिलेबस 2 साल में कंप्लीट करवाते हैं, क्या करते हैं कि 2 साल में ये कंप्लीट करवाते हैं, और जब 2 साल में ये कंप्लीट करवाएंगे तो इसमें घाटा किसका होगा? कि हमारा होगा। भैया जो स्टूडेंट रहेगा घाटा उसका होगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा बेटा, ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये डायरेक्ट क्या करेगा कि आदेश जारी करेगा। क्या जारी करेगा?
आर्टिकल 32 के डायरेक्ट आदेश जारी करेगा कि बेटवा तुमको जो भी जाओ, तुम स्कूल कहेगा बेटवा तुम जाओ स्कूल पढ़ो, हम इसके लिए आदेश जारी कर रहे हैं। और आदेश वो प्रिंसिपल के ऊपर होगा, ध्यान रखना, वो आदेश प्रिंसिपल के ऊपर होगा कि हमको 1 साल में, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमको 1 महीने में वो सिलेबस बना के देगा। जो भी वहाँ पर बैठा रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी बैठे रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो वो जो होंगे उसमें के कार्यकर्ता जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो वकील वगैरह होंगे, तो वो आपको क्या करेंगे कि परमादेश के अंतराल में, मतलब परमादेश के अंदर में ही उसको क्या करेंगे कि वो सिलेबस बना के खुद देंगे। और वो सिलेबस आएगा वो स्कूल में, और वो स्कूल क्या करेगा बेटा, वो स्कूल क्या करेगा, उस पर वही सिलेबस के जरिए कि मतलब 1-1 महीने का देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमको 1 महीने में तुमको ये 1 चैप्टर पढ़ाना है, 5 चैप्टर पढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा बेटा तुमको एक प्रिंसिपल के ऊपर कहेगा बेटा तुमको 1 महीने में जो है, 1 महीने में तुमको 5 चैप्टर पढ़ाना है। ये आदेश जो होगा महीने में होगा, कहेगा कि तुमको 5 चैप्टर पढ़ाना है 1 महीने में, तो 5 चैप्टर पढ़ाएगा। ध्यान रखना, ये आदेश जो होगा ये आपको सुप्रीम कोर्ट हायर करेगा, सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच सकते हैं। तो परमादेश का मतलब आप समझ गए, परमादेश का मतलब समझ गए, वो डिवाइड करके बेटा, अगर ध्यान में रखना कि वो डिवाइड कर देगा, मतलब कि बड़ा, जैसे बड़ा सिलेबस है तो वो डिवाइड कर देगा कि 1 महीने में आपको इतने चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। और वो सीधा आदेश होगा प्रिंसिपल के ऊपर, वो सीधा आदेश होगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर मोहर लगाई जाएगी। और वो कौन लगाएगा, ये बच्चे जो भी स्कूल के हैं या जो भी टीचर हैं वो भी जा सकते हैं। ध्यान रखना, ये होता है आपका परमादेश या आदेश जारी करना। क्या होता है, आदेश जारी करना। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा का मतलब होता है कोवेरेंट। कोवेरेंट बेटा हर जगह लागू होता रहता है। अब देखो कोवेरेंट की बात करें, अधिकार प्रेक्षा क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें शुद्ध हिंदी में तो ये किसकी औकात दिखा रहा है, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपनी औकात में रहो। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, सीधा मूल अधिकार के ये वो कहता है कि भैया अपनी औकात में रहो। अपनी औकात की बात करें बच्चा, कि अपनी औकात ये बताता है, एक प्रकार से मैं इसको लिख दिया हूँ कि भैया सुप्रीम कोर्ट समझाने के लिए आपको मैं ये औकात वाली बात लिखा हूँ जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। अधिकार प्रेक्षा कोवेरेंट, कोवेरेंट ये बताता है कि किसी थाने में आ गया कोवेरेंट, कहीं आ गया, स्कूल में देखेंगे आप, स्कूलों में कोवेरेंट लग गया, थाने में आ गया कोवेरेंट, किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस के ऊपर आ गया कोवेरेंट, तो इस प्रकार से किसी दरोगा के ऊपर आ गया कोवेरेंट, तो ये आपका कोवेरेंट लगाती है डायरेक्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट लगाती है डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए ये आपके, मान लीजिए मूल अधिकार में है, हमको जो अधिकार प्राप्त है, अब मूल अधिकार में ये होता है कि हमारा जो अधिकार है भैया, हमारा जो अधिकार है उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, जाहिर सी बात है। तो ये अधिकार क्या होता है, अधिकार प्रेक्षा जो होगा ये आपको तब लगाती है सुप्रीम कोर्ट। अब ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए आप जा रहे हैं, जीवन लाइफ में सबके साथ होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है किसी के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। यदि आप अगर जा रहे हैं किसी थाने में, अगर कहीं चेकिंग लगी है तो देखते होंगे कि डायरेक्ट पुलिस वाले क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपकी चाबी निकालते हैं। ध्यान दिए होंगे कि डायरेक्ट पुलिस वाले क्या करते हैं, चाबी निकालते हैं। चाबी का मतलब बात करें, जो गाड़ी में चाबी होती है, जो चाबी लगी रहती है लॉक वाली, उसको डायरेक्ट निकालते हैं, जो कि उनको वो चीज़ निकालने का अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, तो आर्टिकल 32 ये बताता है कि भैया उन लोगों को ये चीज़ निकालने का अधिकार नहीं होता है। तो वो वही बात है, क्या कहता है कि आर्टिकल वो कहता है कि सबका एक अपनी अपनी सीमा है। क्या है बच्चा, सबकी अपनी अपनी एक सीमा है, सीमा में अपनी रहो। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि अपनी अपनी सीमा में रहो। सीमा की बात कि मतलब औकात में रहो, औकात की बात कि भैया अपनी औकात जो होगी, भैया तुम पुलिस वाले हो, तुमको केवल डंडा लेकर के खड़े रहने का अधिकार है और रोकने का अधिकार है, ये नहीं कर सकते कि तुम चाबी निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ये बताता है आपको, वो आप अगर किसी की अगर चाबी अगर निकाला पुलिस वाला और डायरेक्ट आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्ट हायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी। 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी आप दायर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आप पहुंच गए तो अधिकार प्रेक्षा उसके ऊपर लगा करके और उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ध्यान रखना, अगर वहां पर टैलेंटेड है पुलिस वाला तो ये बेटा मान लीजिए कि वो बता सकता है कि ये भले बता दे कि ये भाग रहा था, ये कुछ करके भाग रहा था, ऐसे वैसे बता दें, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर वो चीज़ अगर कह दे, अगर वो कुछ ना बताए पुलिस वाला कि मैं ये भाग नहीं रहा था और ये मतलब चाबी मैंने निकाला, वो अपनी एक्सेप्ट कर ले, तो डायरेक्ट उसको क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर सकती है। ये आपको मूल अधिकार 32वां का ये भाग बताता है, और ये मूल अधिकार 32वां ये आपको अधिकार प्रेक्षा कोवेरेंट बताता है। अब देखिए
बच्चा लोगों, अगर इसमें भी ना समझ में आया हो तो फिर से एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई स्कूल का चपरासी है। बेटा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोवेरेंट। मान लीजिए कोई स्कूल का चपरासी है, स्कूल का चपरासी है। अब अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो सरकारी स्कूल है, मैं यहाँ सरकारी स्कूल को ही लेकर के चल रहा हूँ। मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है और वहाँ स्कूल का कोई चपरासी है और प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, और प्रिंसिपल बैठ करके क्या कह रहे हैं, वो चपरासी के पद पर है। क्या है, वो जो भी चपरासी है वो चपरासी के पद पर है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के पद पर है। ध्यान रखना, जो चपरासी है वो चपरासी के पद पर है, उसका काम है केवल चपरासी करना, वो भी सरकारी, प्रिंसिपल भी सरकारी, दोनों सरकारी, चपरासी भी सरकारी, प्रिंसिपल भी सरकारी। अब मान लीजिए स्कूल में 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 और 5 कक्षाएं हैं, जिसमें क्या हुआ कि 4 कक्षाओं में आपके टीचर्स आए। क्या हो गया, 4 कक्षाओं में आपके टीचर्स आए और 5वां कक्षा में टीचर नहीं आया। 5वां कक्षा में क्या हुआ कि 5वां कक्षा में टीचर नहीं आया, तो वो जो प्रिंसिपल होगा वो क्या कहेगा कि भैया तुम जाओ, उच्च चपरासिया क्या कहेगा कि तुम जाओ इस 5वीं वाली कक्षा में कुछ पढ़ाओ। क्या है कि 5वीं वाली कक्षा में जाकर के तुम कुछ पढ़ाओ। और जब यही इसका अधिकार है कि तुम चपरासी हो, तुमको केवल अधिकार है कि तुम गेट तक ही सीमित रहो, ठीक है ना, कि केवल तुम वहीं तक सीमित रहो जो तुमको सरकार जिस चीज़ के लिए तुमको पैसा देती है उस पर तुम सीमित रहो। अब देखिए प्रिंसिपल कह दिए कि नहीं जाओ तुम 5वीं कक्षा में पढ़ाओ, ठीक है ना, उसको एक टीचर की पदवी दे दिया। तो यही चीज़ बताता है आपका अधिकार परीक्षा, यही आपका कोवेरेंट बताता है कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में। अब यहाँ 5वां वाला जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो पहुँच गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट हायर कर दिया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि सर वो चपरासी था और वो क्या कर दिया कि वो हमारे क्लास में पढ़ाने आता है। जब हमारे क्लास में पढ़ाने आता है, भाई चपरासी है, बिल्कुल पढ़ा लिखा होगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अधिकार है वो अधिकार आप नहीं छोड़ के जा सकते, ध्यान रखना। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट प्रिंसिपलवा को सस्पेंड कर देगी, ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रिंसिपलवा को क्या करेगी, सस्पेंड मार देगी। डायरेक्ट इस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकार होता है कि मतलब यही बताती है सुप्रीम कोर्ट, यही ये अधिकार बताता है कोवेरेंट, यही बताता है कि बेटा अपनी औकात में रहो, जहाँ तक तुमको सीमा दी गई है वहाँ तक सीमित रहो। ये बात आपको ये चीज़ बताती है। बहुत डीपली घुस करके समझा रहा हूँ, अगर इतना में भी ना समझ में आए तो फिर इससे बेहतर भी और भी ढूंढ लीजिए, फिर यूट्यूब पर कोई और इससे अच्छा समझा रहा हो तो बताइए, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या बताता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब बेटा समझिए, आप देखते होंगे जीवन लाइफ में, सब जीवन लाइफ में डिपेंडेड है, ठीक है ना, मूल अधिकार कोई अलग चीज़ नहीं है, सब जीवन लाइफ में ही है, क्योंकि सब एकदम सब बेहतर तरीके से समझिए। अब देखिए प्रतिषेध क्या होता है, आप अपने घर में कहीं भी सुने होंगे स्टे लग गया। क्या लग गया, स्टे लग गया। स्टे का मतलब समझ रहे हैं कि किसी चीज़ पर कार्रवाई चल रही है, किसी चीज़ पर उस पर कार्रवाई हो गई। अक्सर सुने होंगे भैया ज़मीन पर स्टे लग गया, इस घर पे स्टे लग गया, बनना बंद हो गया। स्टे का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ पर कार्रवाई, मतलब कि कोई भी कानून, कोई भी आप इस चीज़ का, ये चीज़ तब लगता है बेटा, प्रतिषेध तब लगता है जब कोई अपने उच्च न्यायालय का निम्न न्यायालय क्या करे, उल्लंघन करती हुई नजर आए। कोई भी कानून का क्या करे कि उल्लंघन करती हुई नजर आए, तब ये लगाती है डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट लगा देती है कि भैया इसका मतलब एक फिर ये होता है कि स्टे भी हो जाता है। क्या होता है कि स्टे, उस पर रोक लगा देती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, क्या करती है, स्टे लगा देती है। मतलब कि निम्न न्यायालय क्या करे कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन करे। उच्च न्यायालय इस पर स्टे लगा सकती है यदि अगर कोई निम्न न्यायालय किसी भी अधिकार का या किसी भी चीज़ का उल्लंघन कर रही होती है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हायर कर सकते हैं। अब देखिए इसी में एक और है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है बेटा, क्रिएटरी क्या होता है उत्प्रेषण। सॉरी खांसी आ रही है बेटा, ध्यान रखना। उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण में ये होता है बेटा, उत्प्रेषण की बात करें कि उत्प्रेषण में, अगर उत्प्रेषण में जो भी चीज़ फैसला लेने के बाद, इसमें प्रतिषेध में ये होता है कि फैसला चल रहा होता है, फैसला कर रही होती है कानून,
अपने निम्न न्यायालय में क्या कर रही होती है कि फैसला इसमें चल रहा होता है। लेकिन जब ये उत्प्रेषण तब लगता है जब किसी चीज़ का फैसला हो चुका होता है। ध्यान रखना, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये तब लगता है जब कोई चीज़ का फैसला चल रहा होता है, और उत्प्रेषण लगता है जब किसी चीज़ का फैसला निम्न न्यायालय सुना चुकी होती है, तब ये लगता है। मतलब फैसला होने के बाद ये लगता है उत्प्रेषण। राम मंदिर, ध्यान दीजिए, अयोध्या में राम मंदिर है आपकी, मान लीजिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूं अयोध्या की, तो अयोध्या का आप एग्जाम्पल लीजिए। इसमें वो जो मस्जिद है, मस्जिद और प्लस मस्जिद, और इसमें आपका जो मस्जिद और राम मंदिर में दोनों में विवाद छिड़ा रहता है। जब देखेंगे तब विवाद छिड़ा रहता था। पहले क्या हुआ कि जब ये हुआ कि भैया रोज़ वो क्या करते थे, रोज़ आकर के हाई कोर्ट में मुकदमा, देह मुकदमा, तकरीबन क्या बेटा 12, 13, 14, 15 मुकदमा भी नहीं होंगे हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट क्या करती थी, हाई कोर्ट उस चीज़ पर सुनवाई तो हो जाती थी, सुनवाई होने के बाद फिर से वहीं पर रोक लग जाती थी। तो क्या करती है कि जब यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस चीज़ को काट करके वो अपना फैसला सुनाना शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये होता है, जब ये चीज़ पहुँचती है, तो ये चीज़ अपना सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाना शुरू कर देती है। मतलब कि फैसला हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमा हो रहा है। तो ये चीज़ आपको सुप्रीम कोर्ट हायर करेगी कि भैया उत्प्रेषण ये होता है कि कोई निम्न न्यायालय फैसला सुना चुकी हो, उसके बाद फैसला सुना चुकी होने के बाद ये चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब कि इसके ज़रिए क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पहुंचता है। इसको क्या करती है, हटा देती है, काट देती है, सीधी सी बात, उसका जो फैसला होगा उसको निरस्त कर देती है। ऐसा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर इसकी मैं बेटा बात करूं कि इसका जो भी, इसका मान लीजिए कि अगर आप याद कैसे करेंगे, बंदी पति परमेश्वर संविधान, मतलब बंदी पति परमेश्वर का अधिकार। इस प्रकार से इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा। अगर बात करें कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठते हैं कि सर जब मान लीजिए जब कोई मान लीजिए कि कोई फैसला होता है, मान लीजिए सिविल कोर्ट में हुआ, सिविल कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चीज़ फैसला हुआ जिसमें आपको फैमिली मैटर जाता है, और उसको अगर हमको हाई कोर्ट ले जाना होगा, तो बेटा उसमें एक बीच में बात होती है। मान लीजिए यहाँ पर आपका सिविल कोर्ट है, उसके बाद अगर आपको हाई कोर्ट में वही फैसला ले जाना पड़ेगा। अक्सर सुने होंगे कि ये चीज़ पहुंच गया हाई कोर्ट, मतलब क्या चीज़ पहुंच गया, वो चीज़ हाई कोर्ट पहुंच गया, और ये हाई कोर्ट से कहाँ पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती, मान लीजिए सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से समझना, जब आपको कोई फैसला ना हो, जब आपका कोई फैसला सिविल कोर्ट में क्लियर ना हो रहा हो, तो इसमें आता है एक एडमिट सूट। क्या होता है बेटा, एडमिट सूट करके, एडमिट सूट एक वहाँ पर इसमें एक वकील बैठते हैं, तो वकील ये देखते हैं कि बेटा वो फैसला जो होगा, जो फैसला यहाँ से सिविल कोर्ट से गया है हाई कोर्ट, वो फैसला जो होगा वो हाई कोर्ट के लायक है या नहीं है। ध्यान रखना, तो ये यहाँ पर उसी को कहते हैं एडमिट सूट। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिट सूट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि एडमिट सूट, इसको ध्यान रखना, बाकी चाहे भूल जाना लेकिन इसको भी ध्यान रखना, इसको जरूर ध्यान रखना। बाकी तो बात अलग है कि क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना। अब देखिए, सिविल कोर्ट से जब कोई फैसला हाई कोर्ट में जाना होता है, तो बीच में जो एक वकील बैठे होते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि भैया हाई कोर्ट के लायक ये फैसला है कि नहीं। अब तुम अपने घर का मैटर लिए हो, घर का मैटर, मान लीजिए भाई भाई में हुआ फाइटिंग, ठीक है ना, भाई भाई में हुआ दंगल, ठीक है ना, हुआ पटकी पुटका। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब तुम पहुंच गए सिविल कोर्ट, भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप गए, सिविल कोर्ट आपका पहुंच गया। अब वही चीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाए, अब सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट इसको हल नहीं कर पा रही, तो वैसा फैसला होना चाहिए जो हाई कोर्ट के लायक हो। आप टाइम वेस्ट करने नहीं जा सकते हाई कोर्ट में, इसलिए आपके 3 प्रकार के ये कोर्ट बनाए गए हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और जब यही चीज़, मान लीजिए जब यही चीज़
चीज़ हाई कोर्ट में भी ना फैसला हो, जब कोई बड़ा काम हो, जब वो हाई कोर्ट में भी ना फैसला हो, तब वो लास्ट में जाता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, जब हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं होता तो यहाँ पर भी जो एक वकील बैठे होते हैं वो ये देखते हैं कि भैया हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट के लायक है कि नहीं, वो चीज़ मतलब जो सुनवाई जिस पर होगी वो सुप्रीम कोर्ट के लायक है भी नहीं कि यह है कि नहीं है। तो यहाँ इसको भी क्या कहते हैं? एडमिट सूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडमिट सूट। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं पर आपका क्या होता है कि आर्टिकल 32 यहीं पर खत्म हो जाता है। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। बेटा ध्यान रखना, पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ खोना भी होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ खोना भी होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तलक तो ज़िंदगी का बोझा ढोना ही होगा। तब तलक ढोएंगे जब तलक साला कामयाबी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, दिस इज़ मोस्ट फैक्ट आपकी ज़िंदगी के बदलने की ओर, ठीक है ना। कोई एक मोटिवेशन बेटा अपने स्टेटस में लगाइए जो कि आपको हमेशा प्रेरित करे, उत्तेजित करे। बट ध्यान रखें कि ये आपको हो गया आपका मूल अधिकार। संविधान आपका 32 आप हम पढ़ रहे थे भाग 3 में, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आपका 32 आज ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 32 की बात थी, 33 एंड 34 एंड 35 तीनों के बारे में चर्चा करके मौलिक अधिकार को हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट में आपकी होगी नेक्स्ट क्लास भाग 4 की, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए बने रहना। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए और शानदार तरीके से बने रहना। यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई तक के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से, एकदम डाउन लेवल से, एकदम निम्न से निम्न लेवल से ये क्लास चल रही है। ध्यान रखना, अगर आप पहली बार संविधान पढ़ रहे हैं बेटा तो पहली क्लास से जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप ज्वाइन करिए और वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। एक एक करके पढ़ो बेटा, सब समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, उसको मैं डिस्कस करूँगा इसी क्लास में मिल करके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए मिलेंगे। बेटा नए हैं तो जुड़ जाइएगा मुझसे, तब तक के लिए जय हिंद।